नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का दिशा राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के साहित्यिक स्रोतों की, राजस्थान के इतिहास की, उसके साहित्यिक स्रोतों की। कहां कहां से हमें राजस्थान का इतिहास जानने का मौका मिलता है। खास बात आती है, हमने राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों में काफी सारी अभिलेख, शिलालेख से लेकर के साहित्यिक स्रोत तक हम पढ़ लिए थे। हमने संस्कृत साहित्य देख लिया था, हमने राजस्थानी साहित्य पढ़ा था, जिसमें हमने विशेष रूप से ख्यात साहित्य पर जोर दिया था। ख्यात साहित्य हम पढ़ चुके हैं, वचनिका हम पढ़ चुके हैं, वाद साहित्य हम पढ़ चुके हैं, दवावेत हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जमाल साहित्य, झूलना साहित्य अथवा रासो साहित्य। ये तीनों तीनों चारों साहित्य हम पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में ख्यात साहित्य की चर्चाएं की थी। ख्यात साहित्य में हमने मोनोत नैनसिरी ख्यात, मारवाड़ प्रगनारी विगत अथवा गांवोरी ख्यात, दयादास सिंडायसरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, मुंडियारी ख्यात, ये सब ख्यातें हम पढ़ चुके हैं। किशनगढ़ ख्यात, भाटियों ख्यात, सिसोदियों ख्यात, कविराजरी ख्यात, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ख्यात साहित्य हमने पढ़ लिया था और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं झूलना, जमाल और रासु साहित्य की। तो प्रश्न ये उठता है कि झूलना साहित्य कौन सा होता है, क्या है झूलना? तो ये एक तरह से वर्णिक छंद है, इसमें 24 वर्ण होता है। ये कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। इसमें कितने वर्ण होते हैं भाई? इसमें 24 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण होते हैं। खास बात है, 24 अक्षर का ये जो वर्णिक छंद है, इसमें अंत में यगण होता है। अंत में क्या होता है? यगण। यगण से ये छंद समाप्त होता है। तो ध्यान रखना, झूलना जो है कैसा छंद है? वर्णिक छंद है, जिसके अंत में यगण होता है। खास बात है, सबसे ज्यादा फेमस झूलना कौन सा है? माला साधु के झूलना। जो माला साधु जो महाराणा प्रताप के समकालीन थे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। माला साधु, जो माला साधु का जो झूलना है, माला साधु का झूलना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। माला साधु वही है जो महाराणा प्रताप के समकालीन कवि रहे हैं। खास बात है, इसके अलावा और भी कई झूलने हमें देखने को मिलते हैं जिनकी माला साधु ने रचना की थी। तो माला साधु के झूलनों में कई झूलने आते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, प्रतापराज झूलना, माला साधु द्वारा रचित जो झूलने हैं वो कौन कौन से हैं? प्रतापराज झूलना। और अपने महाराजा राय सिंह जी जो है, उन पर भी उन्होंने झूलना लिखा। तो महाराजा राय सिंह जी का झूलना ये भी आ जाता है। महाराजा राय सिंह जी का झूलना। और एक और आता है अमर सिंह राठौड़ का झूलना, है ना। और भी कई हैं, अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, ये सब माला साधु के, सब माला साधु द्वारा रचित है। जैसे अकबर और जो पातशाही जी है, उनका झूलना आता है, अकबर पातशाही जी का झूलना। और राजा गज सिंह जी का झूलना, राव सुल्तान देवड़ा का झूलना, और भी कई झूलने हैं जो माला साधु द्वारा रचित है। आपको तो नॉर्मल वे में ध्यान रखना है कि झूलना होता क्या है। वर्णिक छंदोबद्ध रचना है, इसमें 24 वर्ण होते हैं और अंत में यगन होता है। यमाता राजभान सलगम, सुना होगा आपने सूत्र। यगन का मतलब यह माता, यानी इस तरह की अंत में मात्राएं लगेंगी, ISS, है ना, कि यह माता। तो यगन जो है वो इसके अंत में होता है। 24 वर्णों का छंद ये झूलना होता है। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध झूलने किसके हैं? वो माला साधु के प्रसिद्ध झूलने हैं जो महाराणा प्रताप के समकालीन रहे हैं। उनके कौन कौन से झूलने फेमस है तो मैं बता देता हूं। प्रताप राज झूलना, राय सिंह जी का झूलना, अमर सिंह राठौड़ का झूलना, अकबर पातशाही जी का झूलना, अकबर पात शाही रा झूलना, अकबर पात शाही रा झूलना, अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, और राजा जो मान सिंह है, सॉरी गज सिंह है, गज सिंह जी रा झूलना। एक सुल्तान देवड़ा है जिसका हमने इतिहास पढ़ा है, सुल्तान देवड़ा रा झूलना। ये काफी सारे झूलने फेमस है जो माला साधु के हैं। एक होता है जमाल। तो झूलना समझ में आ गया भाई, झूलना क्या? वर्णिक छंदों में, वर्णिक छंदोबद्ध रचना है, 24 वर्णों की होती है, अंत में यह माता यानी यगन होता है। जमाल क्या है? ये मात्रिक छंद है भाई। जैसे भाई अगर अपन बात करें, जमाल है मात्रिक छंद और झूलना है वर्णिक छंद। जमाल कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। ये थोड़ा ध्यान रखना, आपको यही कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। झूलना कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। और जमाल कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। इसमें जो पूरा दोहा होता है, दोहे के 5वें चरण में आप देख लो या फिर अंतिम चरण को देख लो,
कि दोहे का जो पांचवा चरण है या पूरा दोहा है, कुछ भी मान लो, पूरा दोहा मान लो या दोहा का जो पांचवा चरण है उसके अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है। पूरे दोहे का अंतिम चरण हो उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, अथवा पांचवा चरण उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। लगभग जो लगभग 6 चरण होते हैं इसमें भाई। अगर हम देखें जमाल में मात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं, इसमें 5वें चरण की पुनरावृत्ति कर देते हैं या फिर अंतिम चरण की पुनरावृत्ति कर देते हैं। जो छठा चरण होता है उसमें 10 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्राएं होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि 5वें चरण की तो पुनरावृत्ति होती है जमाल में, 5वें चरण की तो क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है जमाल में। और छठा चरण में 10 मात्राएं होती है। छठे चरण में कितनी मात्राएं होती है भाई? 10 मात्राएं होती है। छठे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्राएं होती है। 5वें चरण की पुनरावृत्ति हो जाती है और मात्रिक छंद है। खास बात आता है कि भाई बताइए कि जमाल जो है राजस्थान में कौन कौन सा फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस कौन सा जमाल है राजस्थान में? तो आप आराम से बता सकते हो कि जो करमसेन है, करमसेन का नाम आपने सुना है, करमसेन जी जमाल सबसे ज्यादा फेमस है। इंद्र सिंह जीरा जमाल भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो करम सिंह जीरा जमाल और इंद्र सिंह जीरी जमाल, करम सेन री जमाल करम सेन री जमाल, इंदर सिंह जीरी जमाल, ये क्या है भाई? बहुत ज्यादा फेमस है। करम सेन री जमाल और इंद्र सेन री या इंद्र सिंह जीरी जमाल जो है बहुत ज्यादा फेमस है। खास बात है कि ये जो जमाल है इनमें सबसे ज्यादा फेमस नाम किसका आता है? तो एक सोरठा के रचनाकार है राजियारा सोरठा, आपने सुना होगा। उनके रचनाकार हैं कृपाराम खिड़िया, जो सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह थे। आज भी सिक्कर के हर गांव में लगभग कृपाराम जी खिड़िया का नाम बहुत फेमस है। और उनके दोहे जो हैं राजियारा दोहा वो ज़्यादा फेमस है। तो राजियारा दोहा भी जमाल के रूप में है। किसके रूप में है? जमाल के रूप में है। राजियारा सोरठा के नाम से जाना जाते हैं वो। तो ये कुछ दोहे उन्होंने लिखे, कुछ सोरठे उन्होंने लिखे थे। तो कृपाराम खिड़िया जरूर याद रखना आप। कृपाराम खिड़िया जो राजियारा सोरठा के रचनाकार हैं वो ज़्यादा फेमस है जमालों में। ठीक है, ये तो थी झूलना क्या होता है, जमाल क्या होता है। मैंने थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ जिससे आप लोग का कोर्स सही समय पर हो सके। भाई झूलना क्या है, जमाल क्या है? झूलना वर्णिक छंद है, जमाल मात्रिक छंद है। ये बात तो आप प्रॉपर वे में ध्यान रख ही लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने मूल पार्ट की ओर जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, रासो साहित्य, उसकी ओर हम बढ़ जाते हैं। देखिएगा रासो साहित्य क्या है और रासो साहित्य में कौन कौन से रासो फेमस है। रासो साहित्य, रासो साहित्य की हम चर्चाएं करें, राजस्थान में रासो साहित्य की जो शुरुआत होती है वो लगभग 11वीं सदी में होती है और जैनियों द्वारा की जाती है। यानी जैन जो कवि हैं, जैन कवियों द्वारा, ध्यान रखना, रासो साहित्य जो है लगभग 11वीं सदी में शुरू होता है। और शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? जैन कवियों द्वारा। रासो साहित्य की शुरुआत जैन कवियों द्वारा की जाती है। राजस्थानी भाषा की अगर हम मौलिक स्वरूप देखना चाहें, राजस्थानी भाषा का यदि हमें क्या देखना चाहें, मौलिक स्वरूप देखना चाहें, तो वो हम किसमें देख सकते हैं? रासो साहित्य। यानी हम यूं कह सकते हैं कि ये राजस्थानी भाषा का मूल स्वरूप है। रासो साहित्य क्या है? राजस्थानी भाषा का मूल स्वरूप है भाई। रासो साहित्य क्या है? राजस्थानी भाषा का मूल स्वरूप है। आप मौलिकता देख सकते हो राजस्थानी भाषा की रासो साहित्य में। खास बात अगर हम बात करें, एक ऐसी विद्या जिसमें 3 कलाएं समाहित है, नाच गान और अभिनय। नाच गान और अभिनय तीनों कलाएं जिसमें समाहित हो वो रासो साहित्य होता है। यानी रासो साहित्य कोई एक कला नहीं है बल्कि 3 कलाओं का समन्वित रूप है। रासो साहित्य क्या है? 3 कलाओं का
समन्वित रूप है। रासो साहित्य क्या है? 3 कलाओं का समन्वित रूप है, जिसमें हमें नाच या नृत्य भी देखने को मिल सकता है, गान गायकी भी देखने को मिल सकती है, और हम अभिनय भी कर सकते हैं, उसका फिल्मांकन भी कर सकते हैं। तो रासो साहित्य जो है 3 कलाओं का समन्वित रूप है। तीनों कलाएं इसमें देखने को मिलती है, नृत्य, गायन और अभिनय। तीनों कलाएं पनपती है रासो साहित्य से। कौन से साहित्य से? रासो साहित्य से। खास बात है, रासो जो साहित्य है वो ज्यादातर वैसे तो राजाओं के आश्रय में रह करके लिखा गया। भाई राजाओं के आश्रय में रह कर लिखा गया, इसलिए इसको कह दिया रास। क्या कह दिया? रास। राजा के आस में, राजा की आस में लिखा गया, इसलिए क्या बन गया? रास। तो रासो साहित्य जो है राजाओं के आश्रय में रहकर लिखा गया, इसलिए इसको कहते हैं रास, यानी राजाओं के आश्रय में लिखा गया। तो रासो साहित्य को ध्यान में रह जाएगा आप सभी के। अगर हम बात करें कि सबसे प्राचीन रासो साहित्य कौन सा है या सबसे बड़ा रासो साहित्य कौन सा है, तो एक साहित्य ऐसा है, एक रासो ऐसा है जो सबसे प्राचीन भी है और सबसे बड़ा भी है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, सबसे प्राचीन भी है और सबसे बड़ा भी है। तो वो कौन सा साहित्य है आपको ध्यान में रखना होगा? रिपुदारण रास। रिपुदारण रास। भाई थोड़ी सी मिस्टेक बोलने में हुई है। रिपुदारण रास। कौन सा रास है? रिपुदारण रास। हाँ, थोड़ा कई बार क्या होता है, जीभ जो है वो बोलते बोलते, है ना, क्या कहते हैं उसको, आंटी खा जावे, है ना, भी आंटी खा गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें रासो साहित्य की, तो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन प्राचीन रासो साहित्य कौन सा है? तो रिपुदारण रास जो है ये सबसे प्राचीन रासो साहित्य है, सबसे बड़ा भी है। और खास बात ध्यान में रखना, जो जालोर के शासक रहे, जालोर के जो कवि रहे, जैन कवि, उनके द्वारा रचित है। ये भीनमाल जालोर के कवियों द्वारा रचित है। भीनमाल जालोर के जैन कवियों द्वारा रचित है ये रिपुदारण रास। रिपुदारण रास। तो रिपुदारण रास जो ग्रंथ है उसकी रचना भीनमाल जालोर के जैन कवियों द्वारा की गई थी, जो राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन रास साहित्य माना जाता है। तो ध्यान में रह जाएगा भाई, ध्यान में रह जाएगा। अब रासो साहित्य में भी दो तरह की चीजें हैं, दो तरह की चीजें हैं। अगर इसमें श्रृंगार की बातें की जाए, रासों में अगर श्रृंगार की बातें की जाए तो वो तो कहलाता है रास। और जब वीर रस की बात की जाए, श्रृंगार रस की बात की जाए, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बताया जाए, तो वो रास साहित्य है। और जब युद्धों के बारे में, वीरता के बारे में बताया जाए, तो वो रासो कहलाता है। क्या कहलाता है? रासो। और राजस्थान में ज्यादातर क्या मिलता है? रासो मिलता है, क्योंकि हम वीरता के ज्यादा नजदीक हैं, हम वीरता का ज्यादा वर्णन करते हैं। ज्यादातर अगर हम बात करें रासो साहित्यों की, तो आपको यदि पता हो तो राजवंशों में जो हम पढ़ते थे, पृथ्वीराज रासो है ना, प्रमुख रासो ग्रंथों में उसका नाम लिया जाता है। अगर हम देखें तो रासो साहित्य में या तो राजा की प्रशंसा या कीर्ति या यशोगान या फिर युद्धों की वीरता, इन्हीं का वर्णन देखने को मिलता है। तो आपको ये परिभाषा ध्यान में रख लेनी है कि रासो साहित्य किसे कहते हैं? जिसमें राजा की प्रशंसा हो, उनकी यशोगान का वर्णन हो, उनकी विजयों का वर्णन हो, उनकी युद्धों में हुई जो प्रदर्शित वीरता है उसका वर्णन हो, उसे हम क्या कहते हैं? रासो साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रासो साहित्य कहते हैं। विशेष रूप से रासो साहित्य में हमें इन चीजों के अलावा उस समय की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो इतिहास है उसकी जानकारी भी हमें देखने को मिल जाती है। बात समझ में आ गई? पल्ले पड़ गई होगी। अब हम रासो साहित्य पढ़ना शुरू कर दें। तो सबसे पहला रासो साहित्य का जो ग्रंथ आता है, यहां तक बात समझ में आ गई ना भाई? रासो साहित्य 11वीं सदी में लगभग इनकी स्टार्टिंग होती है, और 11वीं सदी से 16वीं सदी तक रासो साहित्य सबसे ज्यादा फेमस रहे हैं। 11वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक रासो साहित्य की रचनाएं ज्यादा हुई है, और जैन कवियों ने रासो साहित्य को जन्म दिया है।
पहला रासो साहित्य राजस्थान का वो है रिपुदारण रास। कौन सा है? रिपुदारण रास राजस्थान का पहला रासो साहित्य है, जो कि श्रृंगार परक है। कैसा है? श्रृंगार परक है। और भीनमाल जालोर के जैन कवियों ने इसकी रचना की थी। रासो साहित्य में हमें राजस्थानी भाषा का मौलिक स्वरूप देखने को मिल जाता है। इसमें तीनों कलाओं का समावेश हमें देखने को मिलता है, नृत्य भी, गान भी और अभिनय भी। खास बात आती है, रास साहित्य दो प्रकार का होता है। श्रृंगार परक रचनाएं रास कहलाती है और वीर परक रचनाएं रासो कहलाती है। ठीक है, हम बात करें सबसे पहले रासो की स्टार्टिंग से, तो भाई पृथ्वीराज रासो। प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से? सबसे पहला आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की हम बात करेंगे आज। नाम वैसे पृथ्वीराज के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हम कौन से रासो की बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के परम मित्र और दरबारी कवि चंद बरदाई। कौन है इनके रचनाकार? पृथ्वीराज रासो के कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, जो अपने अजमेर के सम्राट, जिनके लिए अजमेर को जाना जाता है। अजमेर से वो नहीं जाने गए, बल्कि अजमेर जिनके नाम से आज भी जाना जाता है कि अजमेर किसकी नगरी है? पृथ्वीराज राठौड़ की नगरी है, सम्राट पृथ्वीराज राठौड़ की। तो उन्हीं पृथ्वीराज तृतीय के परम मित्र रहे चंद बरदाई, उन्हीं के दरबारी कवि रहे हैं चंद बरदाई, जिन्होंने पिंगल भाषा में इसकी रचना की थी। पृथ्वीराज रासो की कौन सी भाषा में? पिंगल। पिंगल क्या होती है? ब्रज मिश्रित राजस्थानी। ब्रज मिश्रित राजस्थानी को हम क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं। तो ब्रज मिश्रित जो राजस्थानी है उसे क्या कहेंगे हम? पिंगल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? पिंगल कहेंगे। अगर मैं आपको पृथ्वीराज रासो की बात बताऊं तो लिखना इसको चंद बरदाई ने शुरू किया था, लेकिन चंद बरदाई पूरी नहीं कर पाए। इसको क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने वो कहानी सुनी होगी मोहम्मद गोरी के समय की, कि पृथ्वीराज तृतीय की दोनों आंखें जो है वो फोड़ दी गई थी, और चंद बरदाई के कहने पर एक जो वाणी आधार पर, आवाज के आधार पर तीर चलाया गया। 4 बांस 8 अंगुल प्रमाण, 4 बांस गज 4 बांस 24 गज, सॉरी 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। वो सुना होगा आपने। और उसी समय चंद बरदाई ने अपने पेट में छुरा घोंप लिया था। हम इसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम स्टार्टिंग बात करते हैं ढंग से थोड़ी, कि भाई पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई ने पूरा नहीं कर पाए। उससे पहले ये मर गए थे। इनको मृत्यु को इन्होंने अपना लिया था, वीरता पूर्वक मृत्यु को इन्होंने अपनाया था। तो इनके बेटे थे जलहन। कौन थे? जलहन। यानी अगर आपसे पूछे पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? चंद बरदाई जी के पुत्र है जलहन। जलहन ने इसको पूरा किया था। पुत्र है जलहन, ध्यान रखना। जलहन ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें 1 लाख छंद है। कितने ग्रंथ छंद है इसमें? 1 लाख छंद है, जो कि 69 प्रस्तावों में यानी अध्यायों में विभक्त हैं। ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो को छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। 1 लाख छंद है इसमें। 1 लाख छंदों में बद्ध रचना है ये। और ये छंद स्वतंत्र नहीं है, बल्कि अध्यायों में, अध्यायों को हम बोलते हैं प्रस्तावों में, यानी प्रस्ताव ही कहते हैं इनके अध्यायों को। कईयों को प्रकरण कहते हैं, कईयों को प्रस्ताव कहते हैं, कई को कुछ कह देते हैं। तो 69 प्रस्ताव है इसमें। 1 लाख छंद 69 प्रस्तावों में विभक्त हैं। खास बात आती है, लगभग 2500 पृष्ठ है इस पुस्तक में। 2500 लगभग 2500 इस पुस्तक में क्या है? पृष्ठ हैं। ये छोटी मोटी पुस्तक नहीं है, बहुत बड़ी पुस्तक है। 2500 पृष्ठों में 69 अध्याय लिखे गए हैं, जिनमें 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख छंद हमें देखने को मिलते हैं। मैं बात करूं चंद बरदाई की। कौन थे चंद बरदाई? पृथ्वीराज तृतीय के मित्र थे, दरबारी कवि थे, लेकिन उनके जन्म के बारे में थोड़ी चर्चाएं हम
कर लेते हैं चंद्रबरदाई की। तो चंद्रबरदाई जो हैं वो जन्मे तो थे लाहौर में, आज लाहौर पाकिस्तान में चला गया। एक भट्ट परिवार में जन्म हुआ था चंद्रबरदाई का 1149 ईस्वी में। तो चंद्रबरदाई का जो जन्म है, मैं यहां लिख दूं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि जो चंद्रबरदाई है उनका जन्म कब हुआ था, 1149 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, लेकिन यह पुनः भारत में आएगा कभी न कभी। तो इसी आशा के साथ हम भी, है ना, संभावित आशाओं को देखो, हमें कल्पना करनी चाहिए। कल्पना करने से निश्चित रूप से हम शायद वहां तक पहुंच भी सकें, क्योंकि पाकिस्तान किसी दिन हमारा ही एक हिस्सा रहा है। हालांकि कुछ कारणों से वो अलग हो गया, लेकिन कैसे उसमें भूखमरी बढ़ती जा रही है। कालांतर में शायद आशा रहेगी, हो या ना हो वो बात की बातें, लेकिन आशा तो रहेगी कि हमसे पुनः हाथ मिलाए, पुनः हमारे अंदर समाहित हो जाएं। तो लाहौर, जो हमारा लाहौर था, वहां पर भाई चंद्रबरदाई जी ने जन्म लिया था, एक भट्ट परिवार में। कहां पर? भट्ट परिवार में। अगर मैं इनके पृथ्वीराज के विशेष बात करूं चंद्रबरदाई की, तो इनका नाम भी पृथ्वीराज के नाम पर ही था। भाई चंद्रबरदाई जी का नाम भी पृथ्वीराज के नाम पर ही था। पृथ्वी भट्ट बोल दो या पृथ्वीराज बलादी बोल दो, तो ध्यान रखना इनका वास्तविक नाम क्या था। चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम आपसे पूछे तो पृथ्वी भट्ट था। क्या था भाई? पृथ्वी भट्ट, अथवा इसे पृथ्वीराज बलादी भी कह सकते हैं। पृथ्वीराज बलादी चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट अथवा पृथ्वीराज बलादी। खास बात अगर हम बात करें क्या है पृथ्वीराज रासो, क्यों फेमस है, तो वैसे तो आपको पता है पृथ्वीराज तृतीय का इसमें वर्णन है, लेकिन इसमें राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। इसका वर्णन भी हमें कहां से मिलता है? पृथ्वीराज रासो से मिलता है। तो देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। ले लिया होगा। चलिए, तो बात आती है पृथ्वीराज रासो में कैसा वर्णन है, किसका वर्णन मिलता है। तो सबसे खास बात, राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई थी भाई? अग्निकुंड से हुई थी। अग्निकुंड से। महर्षि वशिष्ठ का आपने नाम सुना होगा कि महर्षि वशिष्ठ, ऐसा नहीं है कि अग्निकुंड से 4 आदमी निकले थे। अग्नि से कोई आदमी थोड़ी निकलता है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है कुछ भी, है ना। ये केवल हमें बरगलाने के लिए कुछ लोगों द्वारा मनगढ़ंत कहानियां हैं, बल्कि भाई वास्तविकता ये रहती है कि जब भी, आज भी ऐसा होता है और प्राचीन काल में भी ऐसा होता था। हम कितने ही साहित्य को पढ़े, कितने पुराणों को पढ़े, सब में ये बात लिखी हुई है कि जब व्यक्ति बड़े होते थे, उनको किस क्षेत्र में जाना है, उसके लिए अग्नि के सामने बैठकर हवन करवाया जाता था। उसके बाद उनका संस्कार किया जाता था, और संस्कार करने के बाद में उनको मार्ग प्रशस्त किया जाता था। ऐसा ही महर्षि वशिष्ठ ने आबू में किया था। महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, और आबू पर्वत पर यज्ञ करते हुए 4 धुरंधरों को, 4 व्यक्तियों को अपने समकक्ष बिठाया और उनसे हवन करवाया, और उनको एक एक वंश परंपरा चलाने का आदेश दिया कि जाइए और राक्षसों से, यानी दुष्ट व्यक्तियों से, दुष्टों का संहार कीजिए, उनका वध कीजिए, उनको मारिए और आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि उस समय की स्थिति कुछ ऐसी थी, कि उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत पर ज्यादा बढ़ रहा था, और बौद्ध धर्म से लोग अहिंसक होते जा रहे थे, हिंसा की ओर अग्रसर नहीं हो रहे थे। युद्धों से मोह भंग हो रहा था सभी लोगों का, और जब युद्धों से मोह भंग होता है तो बाहरी शक्तियों का भारत पर आक्रमण हो रहा था। बाहरी शक्तियां भारत पर लगातार आक्रमण कर रही थी, और हमारे लोग तलवारें नहीं उठा रहे थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा था। तब महर्षि वशिष्ठ जैसे ऋषियों ने पुनः लोगों में जन जागृति फैलाना शुरू किया, लोगों को जागरूक किया कि अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है, वरना तुम समाप्त हो जाओगे। और निश्चित रूप से महर्षि वशिष्ठ के आह्वान के बाद 4 महापुरुष जो हैं
वो वशिष्ठ के पास आए और उनसे गुरु दीक्षा ली और उनके सामने बैठे, जिनको हम कहते हैं संभवतया ये नाम रहा होगा उन चारों का, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये उनका नाम रहा होगा उन व्यक्तियों का, और उन्हीं व्यक्तियों से इन जातियों की, मतलब उन्हीं व्यक्तियों से इनकी वंश परंपरा गुर्जर प्रतिहार कहलाई। तो महर्षि वशिष्ठ ने अग्निकुंड में इनका शुद्धिकरण किया। एक रहा है गुर्जर व्यक्ति, गुर्जर प्रतिहार, एक रहा है चालुक्य, जिसको हम सोलंकी भी कह सकते हैं, एक रहा है परमार और एक रहा है प्रतिहार, चौहान। तो ये चार व्यक्ति थे। इन चारों व्यक्तियों को महर्षि वशिष्ठ ने अपनी यज्ञ स्थली पर बुलाया और इनको दीक्षा दी कि जाइए बाहरी आक्रांताओं से, बाहरी आक्रमणकारियों से युद्ध कीजिए, क्योंकि युद्ध नहीं करोगे तो तुम जीवित नहीं बचोगे, तुम समाप्त हो जाओगे। अहिंसा जरूरी है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा धर्म तथैव च। अहिंसा जरूरी है, लेकिन धर्म के लिए अगर तुम्हें खड़ा होना पड़े, तुम्हें हिंसा भी करनी पड़े तो तुम्हें करनी पड़ेगी, यह निश्चित है। तो इस आधार पर ये चारों बंदे गए, युद्ध किया और अपनी अपनी वंश परंपरा को चलाई। तो ध्यान रखना, यह अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत कौन देता है? पृथ्वीराज रासो देता है। कौन सा देता है? पृथ्वीराज रासो देता है। खास बात ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो हिंदी काव्य का प्रथम महाकाव्य है। ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो हिंदी का क्या है? प्रथम महाकाव्य है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खास बात कि भाई इसमें कई चीजों का हमें वर्णन मिलता है, जैसे किस तरह से कन्नौज के राजा जो जयचंद थे, उन्होंने, जयचंद गहड़वाल का आपने नाम सुना होगा, कि किस तरह से कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल ने राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया था। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। और वहां पर उनकी जो पुत्री थी संयोगिता, जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता। भाई आपको उस कहानी का तो पता है, इसलिए मैं ज्यादा कहानी में नहीं जाऊंगा। फिलहाल हमें राष्ट्र साहित्य पढ़ रहे हैं, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब हम कहानियों में जाएंगे कि भाई जयचंद गहड़वाल जो कन्नौज का राजा था, उसकी सुपुत्री थी संयोगिता। वो पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करती थी, और पृथ्वीराज तृतीय जो है उस राजसूय यज्ञ में जाकर के किस तरह से संयोगिता का हरण करते हैं, उसका वर्णन हमें कहां मिलता है? पृथ्वीराज रासो में। तो पृथ्वीराज रासो में विशेष ध्यान रखना, संयोगिता हरण की कहानी भी मिलती है। कौन थी संयोगिता? जयचंद गढ़वाल की पुत्री। तो संयोगिता हरण की कहानी भी कहां से मिलती है हमें? पृथ्वीराज रासो से। तराइन के जो युद्ध है, प्रथम और द्वितीय युद्ध, जो 1192 और 1191 में हुए थे, यानी प्रथम 1191 में, दूसरा 1192 में हुआ था। तराइन के युद्धों की जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? पृथ्वीराज रासो से। तराइन के युद्धों की जानकारी भी हमें पृथ्वीराज रासो से मिलती है। खास बात कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किस तरह से मोहम्मद गौरी की कपट नीति से पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा, ये जो जानकारी है ये भी हमें कहां से मिलती है? पृथ्वीराज रासो से मिलती है। किस तरह से 21 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को उठा उठाकर पटका था, मार मार के यहां से भगाया था। बस हमेशा हम शरणागतों में रह जाते हैं। हमारे पास क्या होता है? शरणागति। हम शरणागत को नहीं मारते हैं, और हर बार मोहम्मद गौरी जो है उनके त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, इस आधार पर छूट जाता था। तो 21 बार हराया था मोहम्मद गौरी को, और अंत में कपट नीति के द्वारा खुद भी हार गए थे। उसका वर्णन हमें मिलता है कहां से? पृथ्वीराज रासो से। किस तरह से तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करके मोहम्मद गौरी उठा करके ले गया था, कहां पर? गजनी, अफगानिस्तान। कहां पर ले गया था? गजनी, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में, वहां पर मोहम्मद गौरी ले गया था। वहां पर पृथ्वीराज राठौड़ की आंखें फोड़ दी गई थी, और वहीं पर चंद्रबरदाई भी पहुंच गया था एक फकीर का वेश धारण करके। और भाई साहब, जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी मारने की चेष्टा कर रहा था, उस समय चंद्रबरदाई ने ही योजना बनाई थी कि आपने अभी शब्द भेदी बाणों के बारे में कहां जाना है? हे मोहम्मद गौरी,
तुमने अभी कहां जाना है? पृथ्वीराज की कलाओं को सीखो इनसे। इनके पास एक ऐसी कला है जो कोई नहीं जानता दुनिया में, वो है शब्द भेदी बाण। और गौरी अचंभित हुआ था, आश्चर्यचकित हो गया था। उसने फकीर को अनुमति दी कि बताओ, कहो पृथ्वीराज चौहान से कि वो शब्द भेदी बाण चलाए। और फिर अगले दिन जब दरबार लगा और चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोला था कि 4 बास 24 गज अस्त्र अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूका चौहान। और यह सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चला दिया और मोहम्मद गौरी की क्या कर दी? हत्या कर दी। चंद्रबरदाई कूदा मैदान में और पृथ्वीराज चौहान को मारा और खुद छुरा भोंक कर आत्महत्या कर ली। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो दुष्टों से, राक्षसों से, दुष्ट प्रजातियों से मरना नहीं चाहते थे, खुद ही वो मर गए थे। तो शब्द भेदी बाण से गौरी को परिचित करवाने के नाम पर गौरी को ही मरवा दिया। ऐसे थे चंद्रबरदाई। ऐसी रचना उनकी पृथ्वीराज रासो भी मिलती है। इस विषय पर बहुत सारे इतिहासकारों को दिक्कत है और बहुत सारे इतिहासकार इसको सत्य मानते हैं। जो मौजूद इतिहासकार रहे उस समय के, वो भी इस घटना को सत्यता प्रमाणित करते हैं। तो निश्चित रूप से यह घटना सत्य ही रही होगी। खास बात, कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो मोहम्मद गौरी की जो हत्या है वो दिल्ली में ही मानते हैं कि उनकी मृत्यु दिल्ली में ही हुई थी। खास बात, चलिए हम, वो तो अलग चीज है भाई। कुल मिलाकर पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु हुई वो हमारे लिए गुलामी का पैगाम लेकर आई। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा समस्यास्पद बात थी। फिलहाल हमें इसके कोई मतलब नहीं है। हमें फिलहाल ध्यान रखना है, पृथ्वीराज रासो के बारे में ध्यान रखना है कि ये सारा वर्णन कौन करता है? पृथ्वीराज रासो करता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की वर्णना, संयोगिता की प्रेम कथा का वर्णन है और अग्निकुंडीय सिद्धांत हमें पृथ्वीराज रासो में दिया गया है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जो पिंगल भाषा में लिखा गया है। ब्रज मिश्रित राजस्थानी ही पिंगल भाषा होती है। ये बात हमें पृथ्वीराज रासो की 1,00,000 छंदों में 69 प्रस्ताव हैं इसमें, जो कि 2500 पृष्ठों में संकलित हैं। बात रह जाएगी पृथ्वीराज रासो की आपके ध्यान में। यह था पृथ्वीराज रासो। अगला जो रासो है वो है बीसल देव रासो, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें। ले लिया? अगला रासो कौन सा है भाई? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की हम बात करें, किसकी बात करें हम? बीसल देव रासो की। तो इसके रचनाकार का नाम तो वैसे सबको पता होगा। सामान्य सामान्य बातें तो नरपति नाल है, लेकिन इतना ही नहीं आता है, इनके अंदर तक की बातें भी आती है। इसलिए मैं आपको अंदर की जानकारी थोड़ी थोड़ी देता रहूंगा। नरपति नाल है। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। ये ऐसा ग्रंथ है जो शुद्ध राजस्थानी में नहीं है, बल्कि राजस्थानी और गुजराती भाषा में मिश्रित है। ध्यान रखना, नरपति नाहले द्वारा रचित बीसल देव रासो कौन सी भाषा में है? इस पर गुजराती का प्रभाव है। हम यूं कह सकते हैं राजस्थानी और गुजराती मिश्रित भाषा में, राजस्थानी गुजराती मिश्रित भाषा में बीसल देव रासो की रचना की गई है। तो ध्यान रखना, बीसल देव रासो की रचना कौन सी भाषा में की गई है? राजस्थानी में ही है, लेकिन गुजराती का इस पर पूरा प्रभाव है। अगर हम बात करें बीसल देव रासो की, तो इसको बीसल देव रास कह सकते हैं हम। यानी ये श्रृंगार प्रधान रचना है, इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस का ज्यादा प्रभाव रहता है। और खास बात आती है इसमें कौन से शासक का वर्णन है। तो बीसल देव किस राजा को हम कहते हैं आपको पता होगा। बीसल देव का वर्णन है, बीसल देव बोले तो विग्रहराज चतुर्थ। बीसल देव कौन सा शासक था? विग्रहराज चतुर्थ। उसी को हम बीसल देव कहते हैं, जिनका समय बहुत प्राचीन है। 1153 से 1163 ईस्वी जिनका समय माना जाता है। ध्यान रखना, ये विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है? विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन करती है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो नरपति नाले द्वारा रचित है और ये राजस्थानी गुजराती मिश्रित भाषा में है। यानी कहने का मतलब ये है इसमें गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा है। श्रृंगार रस प्रधान ये रचना है और इसमें विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन है। एक राजकुमारी से उनको प्रेम हो गया था।
है ना, ये 4 भागों में है। और एक राजकुमारी से प्रेम हो गया था, उसी प्रेम कथा का वर्णन विग्रहराज चतुर्थ जो है, उनको एक राजकुमारी से प्रेम हो गया था, उसी प्रेम कथा का वर्णन बीसलदेव रासो में मिलता है। खास बात है कि वो राजकुमारी कौन थी, तो मालवा के परमार राजा की पुत्री थी। जो मालवा के परमार राजा थे भोज परमार, कौन थे? भोज परमार की एक बेटी थी राजमती। भोज परमार की कौन सी बेटी थी? राजमती। और राजमती का प्रेम प्रसंग जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के साथ था। ये बात हमें बिसलदेव रासो से मिली है। एक बार प्रश्न पूछा गया, मुझे याद है कि बिसलदेव रासो कितने भागों में लिखी गई है, ये प्रश्न था। तो ध्यान रखना, ये 4 भागों में लिखी गई है। बिसलदेव रासो 4 भागों में लिखी गई है। अगर हम चारों भागों की कथा की बात करें, 4 भागों में लिखी गई है। अगर हम चारों भागों की कथा की बात करें तो पहली कथा में ये इन दोनों का प्रेम है, विग्रहराज चतुर्थ और राजा भोज की पुत्री, जो मालवा के परमार राजा थे। राजा भोज कहाँ के राजा थे? मालवा के राजा थे। मालवा के परमार राजा भोज की पुत्री राजमती से विग्रहराज चतुर्थ प्रेम करते हैं, या राजमती भी विग्रहराज चतुर्थ से प्रेम करती है, उसका वर्णन है। दूसरे भाग में बिसलदेव जो है प्रेम ही करते थे पहले भाग में, तो है ना, ये तो प्रथम भाग की कथा हो सकती है। दूसरे भाग में ये इसको उठाकर ले जाते हैं ओडिशा। उड़ीसा राज्य है, पहले उड़ीसा कहते हैं इसको, वर्तमान में ओडिशा कहते हैं। मैं उड़ीसा ही लिख देता हूँ कि साहब दूसरे भाग में कहा गया है कि विग्रहराज राजमती को उठाकर उड़ीसा चले जाते हैं और वहां पर लगभग 12 वर्ष तक उसके साथ ही रहते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, तीसरे भाग में ये कहा गया कि साहब ये दोनों बिछुड़ गए। विरह वेदना का वर्णन है कि राजमती और विग्रहराज दोनों बिछुड़ गए थे। तो राजमती की जो विरह वेदना है उसका वर्णन तीसरे भाग में किया गया है। किस भाग में किया गया है? तीसरे भाग में किया गया है साहब। ठीक है, बाद में चौथे भाग में कहा गया है कि साहब बिसलदेव जो है वो ओडिशा से वापस आए, है ना, और किस तरह से वो राजमती को भी पुनः अपनाते हैं। तो चौथे भाग में इनके वापस बिसलदेव के वापसी की कथा का वर्णन है। चौथे भाग में बिसलदेव के वापसी की कथा। पहले भाग में राजपति विग्रहराज के प्रेम प्रसंग की बात है, दूसरे भाग में उनका उड़ीसा चले जाने का वर्णन है ना। राजमती से उनकी कोई बातचीत होगी, कोई माथापड़ी हो गई थी, विग्रहराज की राजमती से कोई बातचीत हो गई थी, कोई माथापड़ी हो गई थी, कोई छोटी मोटी बात हो गई थी, तो रूस गए थे। रूस गया मतलब रूस गया है ना, मतलब रूट गए थे, है ना। तो रूट गए थे विग्रहराज चतुर्थ। तो ये राजमती को छोड़ छाड़ करके कहाँ चले गए साहब? कहाँ चले गए थे? ओडिशा चले गए थे। फिर तीसरे भाग में कहा गया कि किस तरह से राजमती यहाँ पर उड़ीक रही थी, आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, है ना। लेकिन माही जो है 12 साल तक नहीं आए। यहाँ से कोई राजपुरोहित गए, उनको जाकर समझाते हैं, जिनको विग्रह चतुर्थ को, फिर विग्रह चतुर्थ वापस आते हैं। ये चौथे भाग में वर्णन किया गया। तो ये 4 भाग है भाई विग्रहराज चतुर्थ पर लिखी गई बिसलदेव रासो में, जो नरपति नालह की रचना है। खास बात इसमें ध्यान रखना, ये कैसा काव्य है? एक प्रश्न ये एग्जाम में आया है, ये नीति काव्य है। कैसा काव्य? ये नीति काव्य। इसमें नीति की बातें बहुत समझाई गई है, इसलिए नीति काव्य है बिसलदेव रासो में। एक बार रिपीट कर देता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी कीजिएगा। बिसलदेव रासो इसकी रचना है, नरपति नालय की रचना है। कितने भागों में है भाई? 4 भागों में है। कैसा काव्य है? नीति काव्य है, गुजराती भाषा का इस पर प्रभाव है, श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसमें मालवा के परमार राजा भोज की पुत्री राजमती और विग्रह चतुर्थ के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसमें 4 भाग है। पहले भाग में दोनों के प्रेम की बात, दूसरे भाग में ओडिशा चले गए थे राजा विग्रहराज चतुर्थ, और तीसरे भाग में राजमती किस तरह से यहाँ वियोग से पीड़ित रही, और चौथे भाग में किस तरह से वापस विग्रह चतुर्थ आते हैं, उसका वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, तो रह जाएगा ध्यान में। चलिए हम अगला रासो पढ़ते हैं, विजयपाल रासो। कौन सा रासो? विजयपाल रासो। तीसरा रासो आता है विजयपाल रासो। कौन सा रासो भाई? विजयपाल रासो।
तीसरा रासो है, बहुत ही महत्वपूर्ण रासो है। हालांकि ज्यादा वर्णन हम नहीं करेंगे, ज्यादा आपको सामान्य सामान्य में बातें बता देता हूं कि नल्ल सिंह का आपने नाम सुना होगा। विजयपाल रासो किसकी रचना है? आपने नाम सुना होगा नल्ल सिंह का। कौन सा सिंह भाई? नल्ल सिंह। तो नल्ल सिंह है, उन्होंने भाई विजयपाल रासो की रचना की थी, और ये पिंगल भाषा में है। कौन सी भाषा में? ब्रज मिश्रित राजस्थानी, यानी ये कौन सी भाषा में? पिंगल रचना है, पिंगल भाषा में है। विजयपाल रासो यानी विजयपाल राजा थे करौली के। विजयपाल कहां के राजा थे भाई? करौली के राजा थे विजयपाल। विजयपाल करौली के राजा थे विजयपाल, जो कि यदुवंशी राजा थे। कैसे राजा थे? यदुवंशी। वो दिग्विजय के लिए निकले थे, चारों तरफ हर दिशा को वो जीतना चाहते थे, और वो दिग्विजय के लिए निकले थे। उन्होंने विजयगढ़ की स्थापना की थी, यानी करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? विजयपाल ने की थी 1040 ईस्वी में। इस बात का वर्णन हमें मिलता है विजयपाल रासो में। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि 1040 ईस्वी में करौली के यादव वंश के संस्थापक विजयपाल, उन्होंने दिग्विजय यात्रा की थी, उसका वर्णन, और किस तरह से उन्होंने यादव वंश की स्थापना की, यह वर्णन हमें देखने को मिलता है विजयपाल रासो में। तो छोटी सी बात थी विजयपाल रासो, बात समझ में आ गई होगी। विजयपाल रासो करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल के ऊपर लिखी गई है नल्ल सिंह द्वारा पिंगल भाषा में। बस इतना का आप ध्यान में रख लोगे, तब तक कल्याण हो ही जाएगा। क्लियर है विजयपाल रासो? अब एक मस्त रचना, बड़ी रचना कायम खां रासो या कायम रासो की हम चर्चा करेंगे। चौथी रचना है कायम रासो, या इसको हम बोलते हैं कायम खां रासो। या तो आप बोल दो कायम रासो, अथवा बोल दो कायम खां रासो। आपने इसके बारे में खूब सुना होगा कि ये भाई अपने शेखावाटी की रचना है। वैसे देखें तो फतेहपुर शेखावाटी का आपने नाम सुना होगा। वहाँ के कवि रहे हैं नियामत खां। नियामत खां जिनको हम बोलते हैं, तो नियामत खां को हम जान कवि बोलते हैं। थोड़ा विशेष ध्यान रखना, कायम खां रासो अथवा कायम रासो, रचनाकार कौन है? नियामत खां। कहाँ के हैं? फतेहपुर शेखावाटी। फतेहपुर शेखावाटी के हैं। इन्हीं को दूसरा नाम भी है जान कवि। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है भाई? जान कवि। ध्यान रखना, कायम रासो अथवा कायम खां रासो जान कवि अथवा नियामत खां द्वारा रचित है। और खास बात है इसमें कंप्लीटली जो कायम खानी मुसलमान होते हैं, कायम खानी मुसलमान होते हैं, उनका पूरा वर्णन है। यानी कायम खानी मुसलमानों के इतिहास का वर्णन मिलता है इसमें। कौन से मुसलमानों के इतिहास का? कायम खानी। इसमें बताया गया, खुद नियामत खान ने लिखा है कि किस तरह से वो पहले हिंदू थे और फिर वो किस तरह से मुस्लिम बन गए, उनको किस तरह से मुस्लिम बना दिया गया है ना। उस समय औरंगजेब का जो प्रभाव रहा है वो सबसे ज्यादा रहा है। तो कायम खानी, सॉरी ये लो, कायम खानी मुसलमानों के इतिहास का वर्णन हमें इस कायम खां रासो अथवा कायम रासो से मिलता है। और खास बात है कि ये कायम खानी जो मुसलमान थे पहले चौहान थे। ये कायम खानी मुसलमान पहले क्या थे? चौहान थे। गोगाजी के वंशज रहे हैं, गोगाजी के वंश से संबंधित है ये। तो कायम खानी मुसलमान जो है पहले क्या थे? चौहान थे। और बाद में किस तरह से इनको मुस्लिम बना दिया गया, ठीक है। कौन थे? अगर मैं इनकी बात करूं तो आपको करमचंद का नाम पता होगा, वही थे क्याम खां।
करमचंद ही क्या थे, कायम खां या क्याम खां थे। तो करमचंद थे हरियाणा के सूबेदार, हिसार हरियाणा। कहाँ के सूबेदार थे भाई, हिसार हरियाणा के सूबेदार थे। और खास बात आती है, ये सूबेदार हिसार में जाकर बने थे, लेकिन मूल रूप से ये चूरू के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, चूरू के एक चौहान राजा थे भाटेराय। कौन थे, भाटेराय। भाटेराय के पुत्र थे करमचंद। चूरू के राजा चौहान राजा भाटेराय, और भाटेराय के पुत्र कौन थे, करमचंद थे। कौन थे भाई, करमचंद थे, यानी जिनको हम कायम खां बोलते हैं। ये दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने उस समय एक अभियान चलाया था कि तलवार के दम पर हमें अधिक से अधिक मुस्लिम बनाने हैं, और उसी दम पर इनको क्या बनाया दिया गया था, मुसलमान बना दिया गया था। और उसी इतिहास का वर्णन कवि न्यामत खां या जान कवि ने इस कायम खां रासों में किया है। तो कायम खां जिस नाम से ये किताब है, जिस नाम से ये रासो साहित्य है कायम खां, तो वो कायम खां मूल रूप से करमचंद चौहान थे। कौन थे, करमचंद चौहान थे। यही क्या बन गए, कायम खां बन गए। कहां के थे ये, ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू जो है, ददरेवा चूरू के एक शासक है भाटेराय चौहान। भाटेराय चौहान जो हैं उनके लाडले पुत्र थे करमचंद। लेकिन ना उस समय फिरोज शाह तुगलक का दौर था और तुगलकी फरमान जारी हो गया। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ये बात है लगभग 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी के आसपास की, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का समय क्या रहा है, 1351 से 1388। 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक का समय रहा है। क्या रहा है भाई, फिरोज शाह तुगलक का समय रहा है 1351 से 1388। उस समय इनको मुसलमान बनाया गया था। तो ध्यान रखना, कायम खानी मुसलमान इन्हीं करमचंद के वंशज कहलाते हैं। करमचंद का नाम बदलकर कायम खान कर दिया गया था। कायम खां के पुत्र वे थे जिनको मोहम्मद खां के नाम से जाना गया, और वो बाद में झुंझुनू आकर बस गए और झुंझुनू में अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो इसी कायम खां यानी करमचंद के पुत्र कौन बने, मोहम्मद खां। ठीक है, जो झुंझुनू के राजा हुए, झुंझुनू के क्या हुए, राजा हुए थे साहब। झुंझुनू की स्थापना मोहम्मद है, झुंझुनू राज्य जो स्थापना किसने की थी, मोहम्मद खान ने की थी। किसने किया था, हालांकि झुंझुनू की स्थापना उससे पहले ही हो चुकी थी, लेकिन झुंझुनू में अपना राज्य स्थापित किया था मोहम्मद खान ने। कायम खां के और भी कई पुत्र थे जिनमें एक नाम मिलता ताऊ खां। कौन थे, ताऊ खां, जिन्होंने ताऊ खां जिनके पुत्र थे फतेह खां। कौन थे, फतेह खां। फतेह खां ने फतेहपुर नगर की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना, कुल मिलाकर के इन्हीं करमचंद के एक पुत्र और हैं ताऊ खां, और ताऊ खां के जो पुत्र हैं फतेह खां। कौन है, फतेह खां। और फतेह खां ने क्या किया था भाई, क्या किया था, फतेहपुर नगर की स्थापना की थी। फतेहपुर नगर की स्थापना की थी फतेह खां ने। ये भी करमचंद के ही पुत्र थे, ताऊ खां और एक मोहम्मद खां, जो झुंझुनू राज्य में अपना राज्य स्थापित करते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा नवाबों का, इन नवाबों का आधिपत्य रहा, और उसके बाद समस्याएं कुछ पैदा हुई, और राजपूतों ने इनको हरा धरा कर, इनको भगाकर यहाँ से पुनः पूरी शेखावाटी पर, शेखावत जो राजपूत है ना, उन्होंने अधिकार कर लिया था। हालांकि बाद में भगा दिया गया था इनको शेखावत राजपूतों के द्वारा, और शेखावतों के नाम से वो शेखावाटी क्षेत्र जाना गया, और उनमें आता है राव शेखा, जिन्हें शेखावाटी का संस्थापक माना जाता है, वो थे राव शेखा। तो ये पूरा इतिहास जो है हमें कहां से मिलता है, कायम रासों से अथवा कायम खां रासों से। ये न्यामत खां या जान कवि स्वयं इस कथा को लिखते हैं। तो दोस्तों, ये रासो साहित्य के कुछ साहित्य थे। बाकी जो बचे कुछ रासो साहित्य हैं उनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि लंबी क्लास ज्यादा होती जा रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, ये आपसे गुजारिश रहेगी, क्योंकि आपके शेयर पर डिपेंड है कि हम आपको और अच्छी क्लासें दे सकें।
हम क्लासों को जितना बेहतर बना सके वो आपका शेयर ही कर सकता है। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिखें कि आपको हमारी क्लासेज कैसी लग रही है। आपको अगर पसंद आ रही है तो जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें, अपना अपना स्टेटस लगाएं, व्हाट्सअप स्टेटस लगाएं, फेसबुक स्टेटस लगाएं अथवा इंस्टाग्राम पर डालें, सब तक लोगों तक पहुंचाएं कि किस तरह से हमारी क्लासेज चल रही है और आपको मजा भी आ रहा है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम फिर से अगली क्लास में।